नेक्स्ट आता है रूल नंबर 42। रूल नंबर 42 एंड 43 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 2 में क्या देखा था कि जितना आप गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल करोगे फॉर बिजनेस पर्पस उसका आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन आपने जितना जो है पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया तो आईटीसी ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट, जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज इस्तेमाल करने वाले हो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज तो आईटीसी अलाउड रहता है, लेकिन आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो एग्जाम सप्लाईज के लिए तो वो आपको आईटीसी नहीं मिलता है। क्लियर है? लेकिन समझना, कोई गुड्स एंड सर्विसेज मैंने खरीदे जो मैं दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, मतलब टैक्सेबल सप्लाईज भी कर रहा हूं, एग्जाम सप्लाईज भी कर रहा हूं, मैं बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहा हूं, मैं पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर रहा हूं, तो आपको वो अमाउंट को अपोर्शन करना पड़ेगा। और अपोर्शन कैसे करेंगे उसके लिए ये रूल्स यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 42 बात करता है अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्सल देयरऑफ। अब रूल नंबर 42 जो है वो इनपुट की बात करता है, इनपुट सर्विसेज की बात करता है। कैपिटल गुड्स के लिए हमें रूल नंबर 43 यहां पर अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपके इनपुट्स हो गए या इनपुट सर्विसेज आपने लिए जो कि कॉमन आईटीसी है, ठीक है, जो कॉमन क्रेडिट है, तो उसका आपको अपोर्शनमेंट कैसे करना है वो यहां पर स्टेप बाय स्टेप देखना है, ठीक है। तो देखो, ये टेबल आपको ध्यान रखना है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। टेबल में ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले जितना भी क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है वो सारा ही क्रेडिट यहां पर ले लो, ठीक है। तो टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इन अ टैक्स पीरियड वो टोटल आपका कहलाएगा टी, ठीक है। तो ये टर्म्स यहां पर दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल क्रेडिट आपने ले लिया, अब उसमें से लेस करते हुए चलना है। पहले क्या लेस करेंगे, जितना आप इनपुट एंड इनपुट सर्विस यूज करने वाले हो एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। ये एक्सक्लूसिव का वर्ड मतलब समझे क्या, सिर्फ और सिर्फ आप नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हो, उसका तो आईटीसी मिलता नहीं है, तो वो आपको लेस कर देना है और ये कहलाएगा T1, ठीक है। तो T1 आपको लेस करना है। दूसरा, जो भी आपने इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज लिए हैं जिसको आप यूज करने वाले हो एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाईज के लिए उसका भी क्रेडिट नहीं मिलता है, उसको भी यहां पर लेस कर देना है, ठीक है। सो ये कहलाएगा T2। नेक्स्ट, जो भी आपका इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज है जिसके ऊपर क्रेडिट जो है वो ब्लॉक किया हुआ है अंडर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 के अंदर, आईटीसी आप ले ही नहीं सकते, तो वो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको भी आपको लेस करना है, ये कहलाएगा आपका T3, ठीक है। तो मैंने टोटल क्रेडिट लिया, उसमें से जितना एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पज के लिए था वो माइनस किया, जितना एग्जाम सप्लाईज के लिए था वो माइनस किया, और जितना ब्लॉक क्रेडिट था वो भी मैंने माइनस कर दिया। इन तीनों चीजों को माइनस किया मैंने, तो अब मेरे पास आ जाएगा C1, ठीक है। इसको बोलते हैं टोटल क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब इसमें से जितना इनपुट एंड इनपुट सर्विस इस्तेमाल किए हैं इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, जितना एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाईज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो भी लेस कर दो। सर इसको लेस क्यों करना है, इसका तो क्रेडिट मिलता है, हम टैक्सेबल सप्लाईज के लिए ले रहे हैं, क्रेडिट मिलेगा लेकिन अभी हमको कॉमन क्रेडिट निकालना है, ठीक है, जो खिचड़ी है वो निकालना है। अब जितना एक्सक्लूसिवली है, जितना सिर्फ और सिर्फ आपको पता चल रहा है कि नॉन बिजनेस के लिए तो वो निकाल दो, एग्जाम के लिए निकाल दो, जो ब्लॉक क्रेडिट है वो निकाल दो, जितना टैक्सेबल है इसका क्रेडिट मिलेगा हमें, लेकिन एक बार के लिए इसको निकाल देंगे, लेस कर देंगे। सो T4 भी आपका लेस हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है C2, क्या, और C2 क्या कहलाएगा, ये हमारा कॉमन आईटीसी है जो अवेलेबल है फॉर अपोर्शनमेंट, ठीक है। ये खिचड़ी हमारे पास आ गया है, अब इसको हमें अपोर्शन करना पड़ेगा कि जो कॉमन क्रेडिट है कितना एट्रीब्यूटेबल है एग्जाम सप्लाईज के लिए और कितना एट्रीब्यूटेबल है टैक्सेबल सप्लाईज के लिए, ठीक है। सो पहले हमें ये खिचड़ी निकालना है, C2 यहां पर कैलकुलेट करना रहेगा। अब इस C2 में से माइनस क्या होगा, पहला जितना कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है टू एग्जाम सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज को जितना एट्रीब्यूटेबल है वो लेस कर दो। दूसरा, जितना कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए वो भी आपको लेस कर देना है, और उसके बाद जितना क्रेडिट बचता है वो आपका एलिजिबल कॉमन क्रेडिट हो जाएगा, और ये C3 जो है आप इसका क्रेडिट यहां पर ले पाओगे, ठीक है। सो क्रेडिट किस किस का मिलता है सर, एक तो T4 का जो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए है, एंड दूसरा C3 जो हमारा कॉमन क्रेडिट है एट्रीब्यूटेबल टू एलिजिबल सप्लाईज, ठीक है। तो ये आईटीसी आपके लिए एलिजिबल अवेलेबल रहता है, और किसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है, आपका T1 हो गया जो नॉन बिजनेस पर्पज है, T2 हो गया जो हमारा एग्जाम सप्लाईज के लिए है, T3 जो आपका ब्लॉक क्रेडिट है, एंड D1 आपका जो एट्रीब्यूटेबल है, जो कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाईज है, एंड D2 जो कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पज है, ठीक है। सो इन सब का आपको आईटीसी यहां पर नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ आपको? चलो सर, अब यहां पर कॉमन क्रेडिट का जो एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाईज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला जो है याद करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत लॉजिकल फॉर्मूला है। मेरे पास ये C2 अवेलेबल है, ठीक है, कॉमन क्रेडिट। अब कॉमन में से मुझे निकालना है कि कितना एग्जाम के लिए एट्रीब्यूटेबल है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जितना मेरा एग्जाम का टर्नओवर है
एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इन द स्टेट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। सो जितना एग्जाम सप्लाईज है वो ले लो, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, मल्टीप्लाई कर दो कॉमन क्रेडिट से, तो आपका आ जाएगा कितना कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है टू एग्जाम सप्लाईज। क्लियर है? और वो आपको D1 कहलाएगा और वो आपको यहां पर लेस करना रहेगा। समझा आपको? चलिए सर, अब यहां पर एग्जाम सप्लाईज क्या होता है, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट दिया हुआ है कि कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस। अब नॉन बिजनेस पर्पस कितना कहलाएगा, तो यहां पर एक परसेंटेज दे दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो C2 का 5% जो है वो नॉन बिजनेस पर्पस माना जाएगा। तो जो भी आपका C2 का अमाउंट आता है उसका 5% आपको नॉन बिजनेस पर्पस निकाल करके लेस कर देना है। अब ये चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है, ठीक है, अगर स्पेसिफिकली D2 कैलकुलेट करने को बोला है तो ही आपको लेस करना रहेगा। दूसरा, अगर एक्चुअल परसेंटेज जो है वो क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग दिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर 5% देखा, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि नॉन बिजनेस पर्पस जो है वो 8% है, तो फिर आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वो रेट लेना रहे। क्लियर है? तो ये चीज जो है आपको लेस तभी करनी है जब क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली दी जाए। अगर नहीं दिया है तो D2 आपको लेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। C2 में से सिर्फ और सिर्फ आपको D1 लेस करना रहेगा एंड देन आपका जो है कॉमन क्रेडिट यहां पर आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको? समझा? तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब सर ये जो एग्जाम D1 हमें निकालना है तो इसके लिए एग्जाम डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर बोला है, तो एग्जाम सप्लाईज क्या होता है, और ये एग्जाम सप्लाईज का जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पे आप 5 स्टार लगा दो। क्लियर है? तो क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती है, मैंने बहुत अच्छा यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है। तो पहली चीज सर, जो भी आपका नील रेट सप्लाई है या नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है वो भी आपका इंक्लूड होगा एग्जाम सप्लाईज में। होली एग्जाम सप्लाईज वो भी इंक्लूड होगा। आरसीएम का जो आउटवर्ड सप्लाईज है, ठीक है, आरसीएम का आउटवर्ड सप्लाईज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 एंड 43 ये आपका एग्जाम सप्लाईज में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 42 एंड 43 के लिए ही दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब देखो, वैसे तो हमने क्या पढ़ा है कि सिक्योरिटीज जो है वो हमारा जीएसटी के स्कोप में नहीं आता है, लेकिन यहां पर क्या बोला है कि अगर आप कोई भी सिक्योरिटी का सेल किया है तो 1% ऑफ द सेल वैल्यू जो है वो आपको एग्जाम सप्लाईज के तौर पे इंक्लूड करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज बोला है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जो हमारा शेड्यूल 3 के पैरा 5 में दिया होता। अब वो तो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन एग्जाम सप्लाईज के टर्नओवर में आपको इंक्लूड करना है। और वैल्यू कौन सा लोगे, जो वैल्यू अडॉप्ट किया गया फॉर पेइंग स्टैंप ड्यूटी, वो वैल्यू आपको यहां पर इंक्लूड करना रहेगा। नेक्स्ट चीज सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ये चीज भी हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा है, शेड्यूल 3 का पैरा नंबर 8A, ठीक है, जो इनबाउंड सेल्स वगैरह होता है। आपने गुड्स को इंपोर्ट किया, वेयर हाउस में रखे हुए हैं और क्लियर कराने से पहले अगर आपने उसको कोई सेल कर दिया तो वो भी आपका वैल्यू का पार्ट, सॉरी एग्जाम सप्लाईज में इंक्लूड हो जाएगा। और वैल्यू कौन सा लेना है, वैल्यू एट ड्यूटी फ्री शॉप्स जो है वो आपको यहाँ पर इंक्लूड करना रहेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करना है। अब एक्सक्लूड क्या क्या चीजें होगी, तो देखो एक्सक्लूड करने को बोला है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिपॉजिट, एडवांसेस अदर देन अर्न्ड बाय बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी। तो बैंक वगैरह को छोड़ करके जो भी इंटरेस्ट वगैरह आपको मिला है लोन्स और डिपॉजिट्स पे, वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूड करने को बोला है। सर क्यों बोला है एक्सक्लूड करने को, समझो यार, हर व्यक्ति क्या करता है, अपना पैसा जो भी होता है वो बैंक वगैरह में डिपॉजिट करके रखता है ताकि उसको कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिले। अब जो भी उसको इंटरेस्ट इनकम हो ली है, अगर उसको हम एग्जाम सप्लाईज मान लेंगे तो रिवर्सल का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया कि यार आप बैंक वगैरह में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है लोन्स, डिपॉजिट, एडवांसेस पे, वो हम एग्जाम सप्लाईज में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट बोला है जो भी एक्साइज ड्यूटी हो गया या वैट या सीएसटी वगैरह पे किया है, जो जीएसटी के अंदर सक्षम नहीं हुआ है, वो भी आपको यहां पर एक्सक्लूड करना रहेगा। नेक्स्ट शेड्यूल 3 के जो भी लिस्ट आइटम्स है, जो भी ट्रांजेक्शन है, वो सब आपको एक्सक्लूड करना है। एक्सेप्शन क्या बोला है, पैरा 5 एंड पैरा 8A। पैरा 5 कौन सा था, हमारा सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग वाला, उस केस में आपको इंक्लूड करना रहता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। एंड दूसरा पैरा 8A कौन सा था, जो हमारे इनबाउंड सेल्स करते हैं, वो आपको इंक्लूड करना रहता है, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी के जो भी शेड्यूल 3 के ट्रांजेक्शन है वो भी आपको एक्सक्लूड करने हैं। एंड लास्ट बोला है जो भी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट होता है, जो इंपोर्ट वगैरह पे बेनिफिट्स दिए जाता है, तो वो भी आपको एक्सक्लूड करना रहेगा। क्लियर है? चलिए सर, तो ये एग्जाम सप्लाईज का डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है टोटल टर्नओवर। तो टोटल टर्नओवर क्या कहलाएगा, जो भी आपका टैक्सेबल टर्नओवर है वो ले लो, एंड साथ में जो एग्जाम टर्नओवर जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया वो भी आपको यहाँ पर इंक्लूड कर लेना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप टोटल टर्नओवर इंक्लूड कर रहे हो तो जो भी ये इंटरेस्ट और लोन वगैरह जो है, इवन दो ये आपको एक्सक्लूड करना है एग्जाम सप्लाई से, बट ये भी आपका इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। सो टोटल टर्नओवर शैल इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन, डिपॉजिट एंड एडवांसेस। क्लियर है? चलिए सर, नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं।
वन बाय वन देखते हैं। पहली चीज, इफ देयर इज नो सप्लाई इन द करंट टैक्स पीरियड, अगर कोई सप्लाई नहीं किया है तो ई बाय एफ का जो आपको कंप्यूट करना है, जो वैल्यू आपको लेना है, वो लास्ट टैक्स पीरियड का भी आप यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली हम यहां पर जो है करंट टैक्स पीरियड का लेते हैं, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको लास्ट टैक्स पीरियड का यहां पर फिगर्स ले लेना है। नेक्स्ट, जो भी एग्रीगेट आता है D1 एंड D2 का, D1 कौन सा है, जो कॉमन क्रेडिट है एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाईज, एंड D2 जो है वो कॉमन क्रेडिट है जो एट्रीब्यूटेबल है टू नॉन बिजनेस पर्पस। सो ये कॉमन क्रेडिट जो है D1 एंड D2 का जो एग्रीगेट रहता है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा GSTR 3B के अंदर, या फिर आप उसको रिवर्स कर सकते हो थ्रू GST DRC 03। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको रिवर्सल करना रहेगा। रिवर्सल जो है यहाँ पर मंथली बेसिस पे किया जाएगा। नेक्स्ट चीज, जो भी यहाँ पर D2 कैलकुलेट किया जाता है वो आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन हो तो ही कैलकुलेट करना है, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट, जो भी C3 है हमारा, जो एलिजिबल कॉमन क्रेडिट है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सेपरेटली। ठीक है, सेपरेटली फॉर ITC ऑफ CGST, SGST, UTGST एंड IGST। सो सेपरेटली आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एंड देन मंथली रिवर्सल यहाँ पर आपको करना रहेगा। क्लियर है? चलिए सर, नेक्स्ट आ जाते हैं एनुअल कैलकुलेशन। अब समझो, ये जो रिवर्सल का मेथड हमने देखा ये आपको मंथली करना है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक एनुअल रिक्वायरमेंट भी रखा है। ठीक है, तो काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ टैक्स प्लानिंग वगैरह करते हैं, एग्जाम टर्नओवर को कभी बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, इस तरह से जो है टैक्स प्लानिंग होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है एक रूल लाया है और बोला कि यार देखो, आपको जो है एनुअल कैलकुलेशन भी करना है। ठीक है, सो एनुअल कैलकुलेशन करने कैसे करेंगे, तो आपको जो भी D1 एंड D2 का फिगर रहता है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसका पूरा टोटल करो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना रिवर्स किया है। सो होल फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको टोटल करना है, उसमें आपको एग्जाम टर्नओवर लेना है और एग्रीगेट टर्नओवर लेना है फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ सितंबर इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो सितंबर मंथ का जब रिटर्न फाइल करते हो उससे पहले पूरे साल का एग्जाम टर्नओवर टोटल करो और आपको एग्रीगेट टर्नओवर भी लेना रहेगा, और उसके हिसाब से आपको जो है देखना है D1 एंड D2 आपका कितना आता है। ठीक है, अब देखना है जितना आपने अमाउंट रिवर्स किया, अगर वो ज्यादा है जो हमारा D1 एंड D2 का टोटल था, तो मतलब क्या हुआ, आपने अमाउंट जो है वो ज्यादा रिवर्स कर दिया है, आपको कम रिवर्स करना था, मतलब आपने ITC जो है वो शॉर्ट क्लेम किया है, कम ITC लिया है, तो अब ITC ले लो, है ना। तो अब आप जो है एडिशनल अमाउंट आपको, सॉरी ITC शॉर्ट क्लेम्ड है, तो एडिशनल अमाउंट पेड हैज टू बी क्लेम्ड बैक एज क्रेडिट टिल रिटर्न ऑफ सितंबर मंथ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जितना कम क्रेडिट क्लेम किया है वो अब ले लो आप, है ना, सितंबर मंथ के रिटर्न से पहले पहले आप ले लो। दूसरा बोला है, अगर आपने जो अमाउंट रिवर्स किया है वो कम रिवर्सल किया है, ठीक है, D1 एंड D2 का जो टोटल आया ना हमारा पूरे साल का, वो ज्यादा है, आपको 1 लाख रुपीज रिवर्स करना था, आपने 80,000 ही रिवर्स किया। इस केस में क्या हो रहा है, आपने ITC एक्सेस क्लेम कर लिया है, ज्यादा ITC ले लिया है। अब जितना ज्यादा ITC लिया है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। सो अब रिवर्स करो सच एक्सेस ITC इन एनी मंथ टिल द रिटर्न ऑफ सितंबर मंथ इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो सितंबर मंथ के रिटर्न तक कोई भी मंथ में जो है आप यहाँ पर रिवर्स कर सकते हो, और ये जो रिवर्सल होगा ये अलोंग विद इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट का रेट कितना रहेगा, 18% पर एनएम का यहाँ पर रेट लगाया जाएगा। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कब से देखना है, 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ एक्चुअल रिवर्सल। तो इस पीरियड तक का आपको इंटरेस्ट भी साथ में पेमेंट करना रहेगा। क्लियर है? चलो सर, तो आपको मंथली कैलकुलेशन तो करना ही है, बट साल में जो है एक एनुअल कैलकुलेशन भी रहेगा, और फिर देखना है अगर ITC शॉर्ट क्लेम किया है तो अब ITC ले लो, अगर ITC एक्सेस क्लेम कर दिया है तो अब जितना एक्सेस ITC लिया है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट का रेट जो है वो आपका 18% का रहेगा। 1 अप्रैल से टिल द डेट ऑफ रिवर्सल तक का आपको इंटरेस्ट यहाँ पर पे करना रहेगा। क्लियर हुआ क्या? चलो सर, यहां पर हमारा रूल नंबर 42 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। रूल नंबर 42 ध्यान रखना है, सिर्फ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के केस में आपको लगाना रहेगा। अब इस रूल का जो है मैंने यहाँ पर एक समरी भी दिया हुआ है। जो टोटल ITC आपको देखना है T के नाम से डिनोट होता है, उसमें से जितना नॉन बिजनेस पर्पस है लेस कर दो, एग्जेम्प्टेड जो है वो लेस कर दो, ब्लॉक क्रेडिट जो है वो भी लेस कर दो। फिर आपके पास आएगा C1 में से आपको जितना टैक्सेबल सप्लाईज के लिए इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई वो भी लेस कर दो। इसका क्रेडिट मिलेगा लेकिन इसको हम बाद में क्रेडिट ले लेंगे, एक बार हमें कॉमन क्रेडिट निकालना है। तो इसको लेस करोगे तो आपके पास आएगा कॉमन क्रेडिट, जिसको हम C2 बोलते हैं। अब इस कॉमन क्रेडिट में से आपको लेस करना पड़ेगा जितना एग्जेम्प्टेड के लिए एट्रीब्यूटेबल है D1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम सप्लाईज डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इन अ स्टेट मल्टीप्लाई बाय C2। नेक्स्ट चीज, जितना कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है टू नॉन बिजनेस पर्पस वो भी लेस करना रहेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, C2 का 5%, और उसके बाद जितना क्रेडिट बचता है
वो हमारा एलिजिबल कॉमन क्रेडिट कहलाएगा, जिसको हम C3 बोलते हैं, ठीक है। और क्रेडिट किस किस का मिलेगा, एक तो T4 का मिलेगा और एक यहां पर C3 का मिलता है। क्लियर है, समझा आपको? तो ये समरी देख लेना, सारी चीजें जो है अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए सर, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 43 पे। ये बात करता है अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल देयरऑफ। अब कैपिटल गुड्स अगर आपका कोई है तो उस केस में आपको रूल नंबर 43 लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कोई मशीनरी मंगाया है, कैपिटल गुड्स है। अब वो मशीनरी से मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं तो वो उससे टैक्सेबल प्रोडक्ट भी बना रहा हूं और एग्जाम प्रोडक्ट भी बना रहा हूं, दोनों चीजें बन रही है। तो पार्टली फॉर एग्जाम है, पार्टली फॉर टैक्सेबल है। तो इस केस में आपको जितना एट्रीब्यूटेबल है टू एग्जाम सप्लाईज वो आपको रिवर्स करना रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो अलग अलग सिनेरियोज दिए हुए हैं। पहला, अगर आप कैपिटल गुड्स को यूज कर रहे हो एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, सिर्फ और सिर्फ नॉन बिजनेस पर्पस के लिए या फिर एग्जाम सप्लाईज के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उस केस में तो हमें आईटीसी मिलता ही नहीं है, तो आईटीसी अलाउड नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप कैपिटल गुड्स को यूज कर रहे हो एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, तो उस केस में तो आपको आईटीसी मिल जाता है। सो फुल आईटीसी जो है आपके लिए अलाउड हो जाएगा। तो ये दो केस में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर टैक्सेबल सप्लाईज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आईटीसी मिल जाएगा, अगर एग्जाम के लिए या नॉन बिजनेस पर्पज के लिए कर रहे हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां तक की कहानी सिंपल है सर। चलो नेक्स्ट चीज, अगर हम कोई भी कैपिटल गुड्स को जो है कॉमनली यूज कर रहे हैं, मतलब टैक्सेबल के लिए भी यूज कर रहे हैं, एग्जाम के लिए भी यूज कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हैं और नॉन बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो उस केस में उसको बोला जाता है ए के नाम से यहां पर डिनोट किया जाता है। मतलब हमें इसको अपॉर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉमन है, इसको हमें अपॉर्शन करना पड़ेगा। तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा, तो पहले आपको फुल आईटीसी ले लेना है इन द मंथ ऑफ परचेज। जब वो मशीनरी खरीदा, जब वो कैपिटल गुड्स खरीदा, उस मंथ में पूरा आईटीसी ले लो, ठीक है। और उसको बोलते हैं टीसी, पूरा क्रेडिट आपको ले लेना है। फिर आपको जो है यहां पर मंथली रिवर्सल करना पड़ेगा। अब समझना रूल नंबर 42 एंड 43 में डिफरेंस क्या है। रूल नंबर 42 में हम वही क्रेडिट लेते हैं जिसके लिए हम एलिजिबल हैं, ठीक है। हर महीने में जितना एलिजिबल क्रेडिट होता है उसके ही लेते हैं हम। T4 लेते हैं और C3, यही क्रेडिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समझना रूल नंबर 43 के केस में बोला है कि पहले तो पूरा क्रेडिट ले ले, एलिजिबल इनएलिजिबल जो भी कॉमन है सारा ही क्रेडिट ले ले। अब इसमें से महीने का रिवर्सल करना पड़ेगा। और रिवर्सल कैसे करेंगे, तो आपका जो भी टीसी का अमाउंट है, जितना आपने क्रेडिट लिया, उसको डिवाइड करो 60 से। अब सर 60 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो है जीएसटी एक्ट के अंदर कैपिटल गुड्स का जो यूजफुल लाइफ है वो यहाँ पर 5 इयर्स माना जाता है, 60 मंथ्स माना जाता है, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं जीएसटी एक्ट के अंदर कि कोई भी कैपिटल गुड्स जो है वो 5 साल यहाँ पर आपका चलेगा। सो 60 मंथ्स में जो है आपको रिवर्सल करना रहेगा। सो पहले जितना क्रेडिट लेना था वो पूरा क्रेडिट ले लिया, अब उसमें उसको डिवाइड करना है 60 से, फिर जो अमाउंट आपका आता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा E/F से। और E/F क्या होता है, ई बोले तो एग्जाम टर्नओवर, एफ माने फुल टर्नओवर, ठीक है। और E/F कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमने रूल नंबर 42 के अंदर डेफिनेशन देखा था एग्जाम सप्लाईज का और टोटल टर्नओवर का, वही यहां पर डेफिनेशन रहने वाला है। क्लियर है, तो समझना क्या बोला है। अगर मैं कोई भी जो कैपिटल गुड्स है वो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, पूरा आईटीसी ले लो। अगर एग्जाम के लिए यूज कर रहा हूं तो आईटीसी जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई मैं कॉमनली ले रहा हूं तो वो मेरा ए नाम से एट्रीब्यूट किया जाएगा, इसको मुझे अपॉर्शन करना पड़ेगा। अपॉर्शन कैसे करूंगा, पहले पूरा ही क्रेडिट ले लो जिसको हम टीसी बोलते हैं, फिर आपको जो है डिवाइड करना है 60 से, क्योंकि हमें 60 मंथ्स लाइफ बोला है, ठीक है, कैपिटल गुड्स का। तो 60 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड किया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है E/F से। E/F से मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा कि कितना आईटीसी एट्रीब्यूटेबल है टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज, और जितना ये अमाउंट आएगा ना, ये अमाउंट को आपको मंथली रिवर्सल यहां पर करना रहेगा। क्लियर हुआ क्या आपको, समझा। चलिए सर, नोट क्या दिया हुआ है कि E/F जो है वो रूल नंबर 42 में जो हमने देखा डेफिनेशन वही सेम रहेगा। नेक्स्ट, जो भी आपका टीई आता है, ये टीई जो हमने देखा जितना रिवर्सल आता है, ये रिवर्सल कैसे करोगे, तो ये आपको अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देना है, ठीक है, अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट ड्यूरिंग एवरी टैक्स पीरियड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स कंसर्न। तो ये आपको अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में इंक्लूड करना है एंड अकॉर्डिंगली यहां पर रिवर्सल करना रहेगा। क्लियर हुआ आपको। चलिए सर, नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन यूजेज ऑफ कैपिटल गुड्स। अब इससे रिलेटेड भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर समराइज किया हुआ है, ठीक है। चारों केसेस पूरा ध्यान इधर रखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पहला केस देखो, कोई भी कैपिटल गुड्स है जिसको मैं पहले यूज कर रहा था टैक्सेबल सप्लाईज के लिए, पहले टैक्सेबल सप्लाईज के लिए इस्तेमाल कर रहा था, अब मैं इसको यूज कर रहा हूं एग्जाम्प्ट सप्लाईज के लिए। अब समझो, जब मैं टैक्सेबल सप्लाईज के लिए इस्तेमाल कर रहा था
तो मुझे पूरा आईटीसी मिल गया होगा, है ना, क्योंकि हमने देखा कि अगर आप एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाईज के लिए कर रहे हो तो आपको फुल आईटीसी मिल जाता है, तो तब मैंने पूरा आईटीसी ले लिया होगा। अब मैं एग्जाम्प्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे यहां पर रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। सो रिवर्सल रहेगा प्रोपोर्शनेट आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू रिमेनिंग लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इन मंथ्स। सो जितना लाइफ बचा हुआ है उस अकॉर्डिंगली आपको यहां पर रिवर्सल करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर मैं पहले यूज कर रहा था एग्जाम सप्लाईज के लिए और अब यूज कर रहा हूं टैक्सेबल सप्लाईज के लिए, तो समझना जब मैं एग्जाम सप्लाईज के लिए इस्तेमाल कर रहा था तब मैंने क्रेडिट नहीं लिया होगा, क्योंकि मुझे यहां पर आईटीसी नहीं अलाउ था, ठीक है, तो तब मैंने क्रेडिट नहीं लिया है। अब आप जो है इसको टैक्सेबल सप्लाईज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो अब क्रेडिट ले लो। लेकिन क्या सर पूरा क्रेडिट ले लूं क्या? पूरा क्रेडिट ले लूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ समय के लिए मैंने इस कैपिटल गुड्स को एग्जाम सप्लाईज के लिए भी तो इस्तेमाल किया है ना। सो अब आपको जो है जितना टैक्स पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज, ये आपका पूरा क्रेडिट हो गया। इसमें से लेस करना है 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। ये लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना वही क्रेडिट आप यहां पर ले सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट बोला है नो आईटीसी फॉर इनवॉइस ओल्डर देन 1 ईयर। 1 साल से पुराना कोई इनवॉइस है तो आप यहां पर आईटीसी नहीं ले पाओगे। अब समझना ये 5% पर क्वार्टर रिवर्सल, ये माइनस करने का क्या लॉजिक है, ठीक है, फंडा क्या है समझो। लॉजिक से सब देखोगे तो सारी चीजें जो है आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। अब सर हमने देखा है कि जीएसटी एक्ट के अंदर कोई भी कैपिटल गुड्स का जो लाइफ है वो 60 मंथ्स यहां पर बोला गया है, ठीक है। कोई कैपिटल गुड्स का लाइफ जो है वो 60 मंथ्स है, तो वैल्यू मान लेते हैं कि 60 मंथ्स इक्वल टू 100% है। तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं सर? एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, मतलब आपका 5 साल हो गया, है ना। तो यहां पर आप 5 ईयर्स समझ लो, 5 ईयर्स जो है वो हमारा 100% है, तो एक साल कितना होगा? 1 ईयर इक्वल टू कितना होगा? 1 ईयर इक्वल टू 20% आ जाएगा। और 1 क्वार्टर, अगर एक क्वार्टर ले तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर? 4 क्वार्टर होता है। तो पर क्वार्टर अगर निकालोगे, पर क्वार्टर के हिसाब से जो है आपका रेट कितना आ जाएगा? 5%। तो ऐसा माना जाता है कि भैया जो आपका वैल्यू है कैपिटल गुड्स का वो 5% जो है पर क्वार्टर का वैल्यू रहता है। सो जितने टाइम आपने एग्जाम सप्लाईज के लिए इस्तेमाल किया उस अकॉर्डिंगली 5% आपको लेस कर देना है, ठीक है। और बाकी का जितना क्रेडिट बचता है वो पूरा क्रेडिट आप यहां पर ले सकते हो। लॉजिक समझ में आया आपको? चलो सर, 2 केस तो हमारे क्लियर है, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड केस पे, जब हम पहले यूज कर रहे थे टैक्सेबल सप्लाईज के लिए और अब यूज कर रहे हैं कॉमनली फॉर बोथ। तो जब हम टैक्सेबल सप्लाईज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे तब हमने पूरा क्रेडिट ले लिया होगा, लेकिन अब हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब कॉमन यूज करते हो आप तो हमें क्या करना पड़ता है सर? जब कॉमनली यूज करते हैं तो हमें रिवर्सल करना पड़ता है, ठीक है, उसको यहां पर अपोर्शन करना पड़ता है, तो अपोर्शन करना पड़ेगा हमें। सो इस केस में देखो ITC has already been availed at the time of purchase and now become TC। पहले से आप ITC ले चुके हो, अब जितना कॉमनली यूज कर रहे हो तो आपको उसको मंथली रिवर्सल स्टार्ट करना पड़ेगा। मंथली रिवर्सल कैसे करेंगे? जो भी आपका TC है, जो आपका जितना क्रेडिट आपने लिया था उसको डिवाइड करो 60 से और मल्टीप्लाई कर दो E/F से, तो वो आपको आ जाएगा कितना एट्रीब्यूटेबल है टू एग्जाम सप्लाईज, और उतना आपको रिवर्सल शुरू कर देना है, ठीक है। लास्ट केस दिया हुआ है जो पहले आप यूज कर रहे थे एग्जाम सप्लाईज के लिए और अब आप कॉमनली यूज करने वाले हो। अब पहले जब एग्जाम सप्लाईज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे तब तो क्रेडिट लिया नहीं होगा, अब कॉमनली यूज कर रहे हो तो क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन क्या सर पूरा ले सकते हैं? नहीं, आपको जो है यहाँ पर अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? पूरा आईटीसी ले लो एट द टाइम ऑफ परचेज। ये वाला कौन सा मेथड है? देखो जो कॉमनली वाला है ना, ये सेम प्रोसेस है जो हमने यहाँ पर देखा कॉमनली यूज्ड, यही प्रोसेस फॉलो करना है। पहले पूरा आईटीसी ले लो, टीसी कहलाएगा। अब इस टीसी में से आपको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। लेस क्या करोगे? जितना टाइम आपने एग्जाम सप्लाईज के लिए इस्तेमाल किया उसको आपको लेस करना है। कैसे लेस करोगे? 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर, तो वो आपको आ जाएगा कि कितना आईटीसी एट्रीब्यूटेबल है, कॉमन है, कॉमनली इसको यूज करने वाले हो, और वो अमाउंट को जो है आपको टीसी को डिवाइड करना 60 से मल्टीप्लाई बाय E/F, तो ये आपका मंथली रिवर्सल का अमाउंट यहां पर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या आपको? समझ में आया? चलो सर, चारों केसेस के अंदर ध्यान क्या रखना है? अगर आप पहले कोई भी इस्तेमाल करते थे, चाहे वो एग्जाम के लिए इस्तेमाल करते हो या टैक्सेबल के लिए कर रहे हो, अब अगर आप कॉमनली इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, और रिवर्सल का फॉर्मूला क्या है? TC डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय E/F, ठीक है। चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो, दोनों में रिवर्सल जो है आपको करना रहेगा। लेकिन अगर टैक्सेबल से एग्जाम्प्ट में आए हो तो जो भी आपका रिमेनिंग लाइफ है उसका आप आईटीसी जो है आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज, अगर एग्जाम से टैक्सेबल में आए हो तो आप आईटीसी ले सकते हो, लेकिन आपको 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर जो है यहाँ पर लेस करना रहेगा। क्लियर हुआ आपको?